अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनमें हमने कोल के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी। कोल के अंदर कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है, उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, उसके डिफरेंट यूजेस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम उसके थोड़े से सोर्सेज इस तरह पढ़े। लास्ट लेसन में मैंने आपको एक डेफिनेशन क्लियर करवाई थी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इट इज स्लो decomposition and burning of coal in the absence of air। अब जब हमने स्ट्रॉन्ग हीटिंग की इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो कोल में से डिफरेंट वैरायटीज हमें हासिल होना स्टार्ट हुई। उनमें सबसे पहली है कोल गैस। कोल गैस इज सिंपली मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। इसके अंदर कार्बन काफी हद तक पाई जाती है इस मिक्सर के अंदर, जिसको हम फॉर हीटिंग पर्पस यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर मेटलर्जिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट चीज आपके पास आ जाती है अमोनिकल लिक्विड। बेसिकली जब हम इसको वॉश करते हैं तो उस दौरान अमोनिया और वाटर, इन दोनों चीजों की ओवरऑल जो मिक्सिंग होगी उसको हम अमोनिकल लिक्विड का नाम देंगे। ये लिक्विड क्या चीज होती है? बेसिकली जब हम किसी चीज को वॉश करते हैं तो जो हमारे पास ड्रेनेज आता है उसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें और ऐड हो गई हैं, तो इन दोनों चीजों का मिक्सर ओवरऑल अमोनिकल लिक्विड कहलाएगा। इसका इस्तेमाल हम बेसिकली फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट आ जाएगा। इसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजर? जैसे कि हम कहते हैं खादें वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है प्लांट्स को जो डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत होती है उनमें नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रोजन वाली जो डिफरेंट फर्टिलाइजर है उनमें से एक अमोनियम सल्फेट भी कहलाती है, जिसको हम अमोनिकल लिक्विड से प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड वेराइटी इज नोन एज कोल तार। बेसिकली ये लिक्विड थोड़ा सा थिक लिक्विड होता है हमारे पास। एक बात याद रखिएगा कि जब हम कोयले की भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं तो पहले हमारे पास गैसेस फॉर्म आती है, फिर आम लिक्विड जो सिंपली लिक्विड होता है कम डेंसिटी वाला, फिर हाई डेंसिटी वाला हाई विस्कोसिटी वाला लिक्विड, उसके बाद हमारे पास जो सॉलिड रेजिड्यू होगा उसकी मिकदार कुछ आएगी। तो ये वाली चीज इज अ थिक ब्लैक लिक्विड। इसके अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 200 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। अगर हम बात करें एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आई होप मैंने थर्ड लेसन के अंदर आपको एरोमेटिक के बारे में कंफर्म किया था कि पुराने ज़माने में हम कहते थे कि ऐसी चीज़ें जिनमें से स्मेल आती है, बेसिकली एरोमेटिक का वर्ड अरोमा से ड्राइव हुआ था जिसका मतलब था स्मेल, तो उन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें ये रियलाइज हुआ कुछ एरोमेटिक कंपाउंड हैं, स्ट्रक्चर उनकी वही है, बेसिक यूनिट उनका वही है, लेकिन उनमें से स्मेल नहीं आती। तो फिर जो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव है उनको एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दिया गया। तो इसकी डिफरेंट वेराइटीज हमारे पास आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन की स्ट्रक्चर उस दिन मैंने ड्रा की थी। ये चीज आ गई। उसके बाद इसके कुछ डेरिवेटिव आ जाते हैं। डेरिवेटिव से आपको याद होगा मैंने एक दिन कहा था कि अगर ये मीथेन है सिंपली हमारे पास, तो इसमें से कोई भी, चारों में से कोई भी हाइड्रोजन एक रिमूव कर लो, Cl लगा लो, फिर इन तीन में से कोई एक और रिमूव कर लो, फिर Cl। तो इस तरह डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास आते जाएंगे जो सारे के सारे मीथेन से ड्राइव हो रहे हैं, तो इनको डेरिवेटिव्स का नाम दिया जाता है। सेम ऐसे अगर बेंजीन के अंदर कुछ चेंजेस करके, अगर लेट्स सपोज हम यहां पे OH लगा दें, ये बेंजीन है सिंपल, ये मेरे पास फिनोल आ जाएगी। हमने OH ग्रुप इसके ऊपर अटैच कर दिया। अगर हम इसके ऊपर CH3 ग्रुप अटैच कर दें तो ये टालोइन आ जाएगी।
ऐसे ही एनिलीन, NH2। तो ये डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स आ रहे हैं मेरे पास। तो इस तरह के 200 एंड मोर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉम द कोल टार। सो कोल टार इज वेरी मेन सोर्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी एक नई चीज आ गई कि अगर हम एरोमेटिक के सोर्सेज रीड करें कभी लाइफ में, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोल टार इज द मेन सोर्स फॉर एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद एक और बात आ जाती है कि जब हम इस कोल तार में से ये सारी चीजें रिमूव कर लेते हैं तो एंड पे हमारे पास एक मोर थिक ब्लैक रेजिड्यू बच जाता है। डेंस थिक, डेंस और थिक बेसिकली एक ही मीनिंग में आ जाएंगे। ब्लैक रेजिड्यू, जिसको हम पिच का नाम देते हैं। ये पिच क्या चीज है जिसको हम आम तौर पे कह लेते हैं, ये जो सड़कों के ऊपर हम लुक डाल रहे होते हैं ब्लैक कलर की। असल में मुझे पंजाबी वर्ड इसलिए यूज करना पड़ रहा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये जो पिच जो लुक हम डालते हैं सड़कों के ऊपर, या कुछ छतें भी बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी सी स्लैब्स होती हैं, उनके दरमियान हम इसको फिल कर देते हैं, ब्लैक कलर की होती है। सर्दियों के अंदर ये थोड़ी सी मतलब ऐसे ही होता है जैसे सॉलिड फॉर्म में थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। गर्मियों के अंदर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये मेल्ट हो जाती है, थोड़ी सी लिक्विड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज भी हमें कोल तार से ही हासिल होती है। अब लास्ट चीज आ जाती है कोक। पीने वाली नहीं बेटा। अच्छा, कोक जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट 98% कार्बन पाई जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये गैसियस मिक्सचर है, ये लिक्विड कम डेंसिटी वाला, ये हाई डेंसिटी और विस्कोसिटी वाला कोल टार। और जब कोक की बात आती है तो दिस इज अ सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड। हम जब भी किसी चीज को सेपरेट करते हैं सबसे इजीली गैस को सेपरेट करना होता है, क्योंकि गैस खुद ब खुद एवापोरेट कर रही होती है, हर तरफ मूव कर रही होती है। अगर जैसे आप देखते हैं कि आपके पास जो कोल्ड ड्रिंक का एक मिक्सचर है डिफरेंट चीजों का, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी होती हैं, लिक्विड भी होता है, मतलब उसके अलावा अगर हम शुगर वगैरह की बात करें तो सॉलिड भी होता है। लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले गैस ही एवापोरेट करके बाहर आ जाती है। तो सेम ऐसे ही कोल गैस को रिमूव करना इजी था, फिर ये लेस विस्कस लिक्विड को, फिर हाई विस्कस लिक्विड को, और जो एंड पे रेजिड्यू बच जाता है सॉलिड फॉर्म में नीचे, उसको हम कोक कहते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 98% कार्बन है। जैसा कि इसकी 98% कार्बन वाली प्रॉपर्टी से एक चीज क्लियर हो जाती है, दिस इज यूज फॉर कंबस्टिबिलिटी, इट इज यूज टू गेन हीट। जैसे कि मैंने लास्ट लेसन में बताया कि जितनी कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ही हम उसको यूज करेंगे फॉर कंबस्टन प्रोसेस। उसके अलावा इसको भी हम मेटलर्जी के अंदर यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ इनर्ट एटमॉस्फेयर। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास चार चीजें आई, कोल गैस, अमोनिया लिक्विड, कोल टार एंड कोक। सबसे पहले आ जाती है कोल गैस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। अब इसको भी हम हीटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन हमारे पास काफी हद तक मौजूद थी। उसके अलावा इसको हम इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशन। उसके बाद आ जाता है अमोनिया लिक्विड। मैंने आपको बताया कि जब हम इसको सेपरेट कर रहे होते हैं तो वॉशिंग पर्पज के दौरान जो थोड़ा बहुत वाटर कोयला से हो के गुजरता है नीचे, तो उस प्योरिफिकेशन प्रोसेस के दरमियान उस वाटर के साथ कुछ ना कुछ अमोनिया वगैरह इस तरह की चीजें ऐड हो जाती हैं। तो इन दोनों चीजों का मिक्सचर ओवरऑल अमोनिया लिक्विड कहलाएगा। इस अमोनिया लिक्विड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट आ जाता है। इस रिएक्शन के दौरान उस अमोनियम सल्फेट को हम यूज करेंगे फॉर द फर्टिलाइजर जो हम खाद्य वगैरह यूज करते हैं। थर्ड इसकी टाइप आ जाती है कोल टार। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोल टार इज अ थिक ब्लैक रेजिड्यू जिसके अंदर से हमें ऑलमोस्ट मोर देन 200 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। उन एरोमेटिक कंपाउंड में से बेंजीन, फिनोल, टॉलुइन, एनिलीन मैंने आपके सामने राइट की। इसके अलावा नेफ्थलीन, एंथ्रेसिन और बहुत ज्यादा और वैरायटीज हमारे पास आ जाती हैं।
अच्छा, उसके अलावा एक और चीज थी कि जब हम कोल टार से ये सारी चीजें एरोमेटिक कंपाउंड रिमूव कर लेते हैं तो नीचे हाई डेंसिटी और हाई थिकनेस वाला एक लिक्विड सा बच जाता है जिसको हम पिच का नाम देते हैं। ये बेसिकली सेमी सॉलिड भी कहलाएगा। सेमी सॉलिड बेसिकली ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो थोड़ा सा हीट करने से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं और थोड़ा सा टेम्परेचर कम करने से वो थोड़े से हार्ड हो जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पिच बेसिकली हम उस चीज़ को कहते हैं जो हम लुक यूज़ करते हैं ये आम सड़कों वगैरह पे या छतों के ऊपर, तो वो गर्मियों में थोड़ी हार्ड हो जाती है जबकि सर्दियों में थोड़ी सी गर्मियों में वो पिघल जाती है जबकि सर्दियों में थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। उसके बाद आ जाती है लास्ट वैरायटी कोक। कोक के अंदर 98% कार्बन पाई जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी एक मतलब एविडेंस है कि इसको यूज करते हैं हम फॉर हीटिंग पर्पस, फॉर कंबस्टेबिलिटी टू गेन मोर एंड मोर हीट, क्योंकि जितने % ज्यादा कार्बन के होंगे उतना ही हमें हीटिंग पर्पस के लिए यूज करना है, इसके लिए इसका बेनिफिशियल होता जाएगा। उसके बाद आ जाती है अगली बात पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की भी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सिंपली डार्क ब्राउनिश या फिर ग्रीनिश ब्लैक। इसके लिए वर्ड यूज करूंगा डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश ब्लैक। उसके अलावा इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है ग्रेश ब्लैक, यानी थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर का भी हो सकता है, डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है, ग्रीनिश ब्लैक शेड भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह का एक कम्प्लेक्स सा मिक्सर हमारे पास आ जाएगा। ये बेसिकली इसके अंदर गैस, सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड तीनों वैरायटीज पाई जाती हैं। उसके अलावा कुछ अर्थली पार्टिकल्स और कुछ सैंड पार्टिकल भी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक आपको बात बताऊं, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम बेसिकली, पेट्रोलियम से पहले हमें क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। क्रूड हम कहते हैं खाम चीज को जो अभी रफ फॉर्म में होती है, जिसका अभी प्रॉपर यूज नहीं हो सकता। तो जब हम जमीन से इसको निकालते हैं तो ये इसी तरह होता है जैसे मड, कीचड़ जिस तरह होता है, ठीक है। तो उसमें से हम एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट लेसन में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन मतलब होता है मुख्तलिफ पार्ट्स किसी चीज के, मुख्तलिफ हिस्से किसी चीज के। तो आजकल हम नाम सुनते हैं भाई पेट्रोलियम गैस का, जो कि कम सुनते हैं, लेकिन इसको भी हम मतलब जो आप आमतौर पर नेचुरल गैस कह लें, पेट्रोलियम गैस आ गई, फिर उसके बाद पेट्रोल आ गया, कैरोसिन ऑयल आ गया, फिर डीजल इंजन ऑयल आ गया। तो ये डिफरेंट चीजें जब जमीन से निकलती हैं तो वो एक मिक्सर की फॉर्म में होती हैं। वो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पेट्रोलियम, साथ में अर्थली पार्टिकल्स कह ले, सैंड पार्टिकल कह ले, तो वो एक मड की शेप में होती हैं। जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले एवेपोरेट करके सेपरेट हो जाएगी। ये चीज इंशाल्लाह 10th क्लास के लास्ट चैप्टर के अंदर भी मैं डिटेल से काफी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका स्केच दे देता हूँ। तो हीट करने से सबसे पहले वो चीज रिमूव हो जाएगी जो गैसेस फॉर्म में होगी, तो पेट्रोलियम गैस रिमूव हो जाएगी, फिर उससे हाई बॉइलिंग चीज, फिर उससे हाई बॉइलिंग चीज। तो इस तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हम बात करेंगे कि अगर हम किसी चीज को हीट करके, बॉयल करके, मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के अंदर अलग-अलग कर लें तो हम कहते हैं दिस प्रोसेस नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसकी मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा। अगर मेरे पास इसके अंदर 3 चीजें हैं, वाटर, अल्कोहल एंड सॉल्ट। अब इन 3 चीजों में से ये एक मिक्सचर है मेरे पास, अगर मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूं तो डेफिनेटली सबसे पहले अल्कोहल रिमूव होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 78 सेल्सियस है, वाटर का 100 सेल्सियस है, और NaCl की अगर हम बात करें तो इसका 13 सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, 800 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, जब हम हीट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास सबसे पहले अल्कोहल बॉयल होके रिमूव हो जाएगी, फिर वाटर, फिर नीचे कौन सी चीज बच जाएगी, साल्ट। तो इस तरह हमने डिफरेंट 3 चीजों को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया बाय बॉइलिंग। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सिंपल प्रोसेस इन विच डिफरेंट फ्रैक्शन आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद जो जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाली फ्रैक्शंस होती हैं वो अलहदा होते जाती हैं। यहाँ पे हम इसको उड़ा नहीं देंगे, बेसिकली हम एक चैम्बर लगाएंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट करते जाएंगे। तो ये आगे इनके सिलेंडर लेट्स सपोज लगे हुए हैं जिनके अंदर हम इसको फिल करते जा रहे हैं, सो ऑन। तो डिफरेंट फ्रैक्शंस को बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सेपरेट करना इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बात आ गई कि क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास पेट्रोलियम की डिफरेंट वैरायटीज आ जाती है। ये थोड़ा सा था पेट्रोलियम का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।